नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक नए कवि को लेकर आए हैं जिनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और इनकी एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर रचना है जिसका शीर्षक है मेघ आए। तो मेघ आए शीर्षक के अंतर्गत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघ का मानवीकरण किया है। तो मानवीकरण अलंकार में हमने पढ़ा है कि जहाँ पर अचेतन को चेतन के रूप में दिखाया जाता है या निर्जीव पर सजीव होने का आरोप किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो कवि ने यहाँ पर मेघ का मानवीकरण किया है। मेघ को ऐसे दर्शाया जैसे कोई शहर का अतिथि गांव में आया हुआ हो। तो पाठ शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के विषय में, इनकी जीवनी जानते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। शुरुआत में इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में यह एक पत्रिका निकली जिसका नाम था दिनमान, उसके उप संपादन का कार्य किया। और एक बहुत ही चर्चित बाल पत्रिका निकली जिसका नाम था पराग, उसके ये संपादक बने। सन 1983 ईस्वी में इनका आकस्मिक निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत ही चर्चित रहे। दिनमान पत्रिका में जो एक स्तंभ निकलता था जिसका नाम था चरखे और चर्चे, उस स्तंभ को लोग बहुत पसंद किए और इनका एक प्रसिद्ध और पसंद किया जाने वाला स्तंभ रहा। इसके माध्यम से यह बहुत प्रसिद्ध हुए। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। सर्वेश्वर जी ने जो अपनी भाषा शैली का, अपनी कविताओं में जिस भाषा शैली का प्रयोग किया है वह बहुत ही सहज, बहुत ही सरल है और लोगों के बहुत नज़दीक, लोग उसको अपने बहुत नज़दीक महसूस करते हैं। तो यह थी इनकी जीवनी। तो आइए अब हम देखते हैं कविता मेघ आए। जैसा कि कविता के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि मेघ आए, जिससे यह लक्षित हो रहा है बरसात का मौसम है और बादल जो हैं चारों तरफ छाए हुए हैं। तो कवि कहते हैं मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। कवि कह रहे हैं कि बरसात का मौसम है और चारों तरफ से बादल, काले काले मोटे मोटे बादल आसमान में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे बादल बहुत सज संवर कर पूरे मूड के साथ आए हैं कि आज बरसात करके ही रहेंगे। बरसात के लिए पूरी तैयारी करके बादल बहुत सज संवर के आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। और जब बादल आसमान में छाए हैं तो बादल के आने के बाद, बयार मतलब होता है हवा, हवा जो है झूमती हुई चलने लगती है। जब आसमान में बादल आते हैं, छा जाते हैं, तो हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जैसे कोई मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, जैसे कोई पाहुन, कोई मेहमान या कोई दामाद जो अपनी ससुराल जाता है तो वह उसी तरह बनठन के संवर के जाता है जिस तरह बादल आए हुए हैं। जैसे एक दामाद अपनी ससुराल जाता है बनठन के, वैसे ही बनठन के बादल आए हुए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जब पाहुन या मेहमान जो है वह अपनी ससुराल पहुंचता है तो उसको आया हुआ देख करके घर की या गांव की नवयुवतियां उसको आया हुआ देखती हैं तो भागती हैं। क्यों भागती हैं? भाग करके
जाके सबको बताएं कि मेहमान आ गए हैं, इसके लिए वे भागते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। कब कह रहे हैं जैसे गांव में कोई शहर का पाहुन आया हुआ हो और उसको आया हुआ देख करके गांव की लड़कियां भागते हुए जाती हों सबको बताने के लिए, और जब सबको बता देती हैं तो हर गली में, जिस गली से वह मेहमान गुजरता है, उसकी खिड़कियां और दरवाजे सब खुल जाते हैं। क्यों खुल जाते हैं? आए हुए मेहमान को देखने के लिए। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो फिर कहता है कि जैसे कोई मेहमान अपनी ससुराल में बन-ठन के संवर के जाता है, वैसे ही बन-ठन के संवर के बादल भी आए हुए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। कभी आगे कहते हैं जब कोई मेहमान आता है तो पेड़ मतलब जो घर के गांव के लोग हैं वह उचक के बड़े लोग देखते हैं किधर आया, कहाँ आया। तो उसी तरह कहते हैं जब हवा चलती है, बादल आते हैं तो पेड़ झूमने लगते हैं, अपनी इधर उधर हिल के झूमने लगते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और जब पेड़ झूमने लगते हैं, आंधियाँ चलने लगती हैं, तो धूल ऐसे उड़ती है जैसे लग रहा हो वह अपना घाघरा उठा के भाग रही हो। तो कह रहे हैं मेहमान जब आते हैं तो उनको देखने के लिए लोग जिधर जगह पाते हैं उधर से झुक के देखते हैं, और उनको देखकर नवयुवतियाँ जो अल्हड़ लड़कियाँ होती हैं गांव की, वह अपना घाघरा उठा करके वहाँ से भागती हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। बाकी चितवन मतलब तिरछी निगाह से, उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। कह रहे हैं गाँव की जो औरतें हैं वह घर से बाहर नहीं निकलती हैं, घर के अंदर ही रहती हैं, क्योंकि गांव में एक पर्दा प्रथा होती है कि गांव की औरतें पर्दे में रहती हैं, तो वह घर से बाहर नहीं निकलती हैं। घर से बाहर न निकलने के कारण, पर्दे में रहने के कारण, वह अपने घूंघट को उठा करके, अपने पर्दे को उठा करके तिरछी नज़रों से उस मेहमान को देखती हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। मेघ जो है मेहमान की तरफ बहुत सज बज के आया हुआ है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जब मेहमान घर पहुंचता है तो घर का जो सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, वह आगे आता है मेहमान की अगवानी करने के लिए, मेहमान को सम्मान देने के लिए। तो वही कब कह रहे हैं कि जब मेहमान अपने घर पहुंचता है, अपने ससुराल पहुंचता है, तो घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या कह लीजिए घर का मुखिया जो है मेहमान की अगवानी करता है। बरस बाद सुध लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। कह रहे हैं पीपल से सटी हुई लता जो है वह पीपल की ओट से, पीपल के पीछे से अकुलाई हुई बोलती है कि बरस बाद सुध लीनी, का आपने पूरे 1 वर्ष बाद हमारी सुध ली है, आपको हमारी पूरे 1 वर्ष बाद याद आई है। लता यहाँ जो है मेहमान जो है उसकी प्रिया के लिए प्रयोग किया गया है। प्रिया किवाड़ की ओर से कहती है कि आप 1 बरस बाद आए हैं, 1 बरस बाद आपने हमारी सुध ली है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। मेहमान का जो घर का अन्य रिश्तेदार है वह परात में पानी भर के लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि पुराने समय में जब कोई आता था तो चूँकि आने जाने का साधन था नहीं, यातायात का बढ़िया साधन नहीं था, लोग पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते थे, तो आने जाने से जो थकावट लगती थी उसको दूर करने के लिए उनका पैर धुलवाने की एक परंपरा थी, एक प्रथा थी। उसी प्रथा का निर्वहन करने के लिए मेहमान का जो रिश्तेदार है, जहाँ मेहमान आया हुआ है, वह एक परात में पानी भर के लाता है। परात क्या होता है? परात जो है थाली के समान एक बड़ा सा बर्तन होता है और उसी में पानी भर के लाता है। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। कब कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मेघ बहुत बन-ठन के संवर के मेहमान की तरह आए हुए हैं। तो अब मेहमान के लिए यह परात में पानी भर के लाना हो गया, जबकि बादल के अर्थ में होगा हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। तो
बादल छाया हुआ ताल देखता है, ताल को दिखाई पड़ता है कि बादल छाए हुए हैं, तो उसको बहुत हर्ष होता है, इतनी खुशी होती है कि उसको लगता है कि अब हमारे अंदर भी पानी भर जाएगा। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज क्या होता है? जहाँ पृथ्वी और आसमान एक जगह पर मिलते दिखाई देते हैं, वहाँ पर क्षितिज, उसी को क्षितिज कहते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। कह रहे हैं दूर क्षितिज में दामिनी मतलब बिजली, बादल की पत्नी को बिजली कहा गया है। बिजली दमकी, वहाँ बिजली दमकती है, बिजली चमकती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बादल के लिए कहा गया है कि बादल की जो पत्नी है बिजली, वह दूर क्षितिज में दिखाई देती है। और यहाँ मेहमान के लिए कहा गया है कि अटारी पे मेहमान का अपनी प्रिया से, अपनी पत्नी से मिलन होता है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो वहाँ पर जो मेहमान की प्रिया है या पाहुन की जो पत्नी है, वह कहती है क्षमा करिए नाथ, गांठ खुल गई अब भरम की। हमको आपके आने की कोई उम्मीद नहीं थी, अब आप आ गए हैं, तुम्हारे जितने सारे भ्रम थे सब दूर हो गए, सबकी गांठें खुल गई हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। कह रहे हैं तब पाहुन और उसकी प्रेमिका, प्रिया उसकी पत्नी, दोनों आपस में आलिंगन करते हैं और सारी बाधाएं उनके दूर हो जाती हैं और सारे रुके हुए बांध जो थे वह टूट जाते हैं और झरझर करके अश्रु की बरसात होने लगती है। मेघ आए बड़े ठन ठन के संवर के। यह था मेहमान के लिए, आए हुए पाहुन के लिए। अब मेघ के अर्थ में क्या होगा? क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। दूर क्षितिज में बिजली तेज़ी से चमकती है। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। जब बिजली चमकती है तो सारे भरम दूर हो जाते हैं कि अब बरसात होगी, क्योंकि तभी बरसात होना प्रारंभ हो जाता है। बांस टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। तो ऐसा लगा कि जैसे बादल और उसकी प्रेमिका बिजली के मिलने से सारे भ्रम दूर हो गए हों और अश्रु रूपी बूंदें गिरने लगी हों। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।